Destinia, learn to make your destiny. हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हमारे संस्कृत पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट्स प्रारंभ हुआ है, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट्स आज आपके सामने है। यह प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस संस्कृत पेडागोजी के पहले प्रैक्टिस सेट्स पे चलते हैं। तो संस्कृत शिक्षण के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, भाषा या शिक्षणे यह केंद्रम भवति। भाषा शिक्षण का केंद्र इनमें से होता है। ए पुस्तकम, बी बालकः, सी श्यामपट्टः या डी अध्यापक। भाषा के शिक्षण का केंद्र कौन होता है? तो बालक होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा या कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते। यानी शिक्षा के लिए कौन से समाज को औपचारिक साधन माना जाता है? ए गृहम, बी समाचार पत्रम, सी चलचित्रम या डी विद्यालय। तो औपचारिक साधन किसको माना जाता है? तो औपचारिक साधन विद्यालय को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित स्थान होता है। इसी कारण इसे औपचारिक साधन माना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ अस्ति। शिक्षणम इस पद का अर्थ है, ए लालनम, बी प्रेरणम, सी ज्ञानस्य संक्रमणम या डी बोधनम। तो शिक्षण पद का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान का संक्रमण होना यानी ज्ञान का आना ही शिक्षण पद का अर्थ होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए इनमें से नई रीति यानी नई विधि कौन सी मानी जाती है? ए आगमन निगमन रीति, बी पाठ्य पुस्तक रीति, सी समवाय रीति या डी उपर्युक्ता सर्वा रीत्या। तो व्याकरण शिक्षण के लिए नई विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन रीति व्याकरण शिक्षण के लिए नई विधि मानी जाती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति स्म। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? ए आगमन विधिना, बी अनुसंधान विधिना, सी प्रयोगशाला विधिना या डी व्याख्यान विधिना। तो प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षा देते थे। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठवां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा मानी जाती है। किसको मानी जाती है? ए हिंदी भाषा, बी राजकीय भाषा, सी मातृभाषाया, डी सहराजकीय भाषाया। तो विद्यालय शिक्षण के लिए प्रथम भाषा मातृभाषा को मानी जाती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगमाधिग्रहणियों मध्य कः भेदा। यानी भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के बीच क्या अंतर होता है? ए उभय अधिगमाधिग्रहणे साहजिके, उभय अधिगमाधिग्रहणे प्रयासजन्ये, अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहण साहजिकम, डी अधिग्रहणम प्रयासजन्यम अधिगम साहजिकम। तो क्या होता है?
तो भाषा अधिगम प्रयास के द्वारा होता है और भाषा का अधिग्रहण सहजिकम यानी सहजता यानी स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक का मतलब वास्तविक रूप से होता है। यही दोनों के बीच में अंतर माना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम। ए सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च, बी व्याकरणे दक्षता, सी शुद्धतया लेखनम या डी सम्यक उच्चारण क्षमता। तो भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहित के नाम को क्या कहा जाता है? सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च, यानी स्वाभाविक रूप से संभाषण करना, पठन करना और लेखन करना, ये धारा प्रवाहित के रूप में जाने जाते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन है विस्तृत पदानाम प्रतिक्रम, यानी विस्तृत पद के रूप में कौन सा क्रम सही है? ए चोरः चुरति, चोर चुराता है, बी मंत्र मंत्र यानी मंत्र मंत्र, सी प्रयोजक प्रयोजक यानी प्रयोजना करने वाला और प्रयोजना नहीं करने वाला, डी भारत यूरोपीय यानी भारत प्लस यूरोपीय को मिलाया गया है तो भारोपीय बना है। तो इसमें से कौन सा विस्तृत पद का प्रतिक्रम है? तो चोरः चुरति यानी चोर चुराता है, ये विस्तृत पद का एक प्रतिक्रम है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी। प्रत्यक्ष अनुदेशन के लिए किसकी भूमिका सबसे अधिक प्रभावी होती है? ए अध्यापकस्य अधिगम कर्तु च, अध्यापक के लिए अधिगम कर्ता की, बी श्रव्य दृश्य संसाधनानाम, सी अध्यापकस्य, डी अधिगम कर्तु। तो प्रत्यक्ष अनुदेशन के लिए सबसे अधिक भूमिका अधिगम कर्तु यानी अधिगम कर्ता की होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति, यानी भाषा अधिगम के समय बहुभाषा क्या करता है? ए परमम, बी बाधा, सी भार या डी पद्धति। तो भाषा अधिगम के समय बहुभाषा बाधा देता है, बाधा प्रदान करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम विना अधिगमनम इति नामनी प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसनानि कृतानि, यानी प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के इस नाम से जो प्रतिवेदन दिया गया है उनमें बहुत सारे अनुशंसाएं की गई हैं। निम्नलिखितेषु किम अनुशंसनम न, निम्न में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ए गृह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत, ये है गृह कार्य की मात्रा कम होनी चाहिए। बी पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंध भवेत, यानी पाठ्य पुस्तक पे प्रतिबंध होना चाहिए, ये भी इनका सही है, प्रतिवेदन में है। सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजिका च भवेत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित और मनोरंजन यानी मनोरंजिक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, ये अनुशंसा में नहीं है। डी है छात्र भार युक्त स्यूतम न स्वीकुर्यो, छात्रों को भार युक्त नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये अनुशंसा में है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है मौन वाचनस्य अभ्यास भवितव्य, यानी मौन वाचन के लिए अभ्यास होना चाहिए। कब होना चाहिए? यदा कदा
बी अनियमित रूपेण, सी रात्रि समय या डी नियमित रूपे। तो मौन वाचन के लिए अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जनम मन्यते। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन के लिए और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन करने के लिए क्या माना गया है? ए मातृभाषा, बी शास्त्रीय भाषा, सी द्वितीय भाषा या डी तृतीय भाषा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन करने के लिए मातृभाषा को माना गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? ए व्याकरण पद्धति, बी प्रत्यक्ष विधि, सी पाठ्य पुस्तक विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण में सहायक नहीं होती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। जल्दी हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।